तो हेलो गाइस, कल की वीडियो में हमने पढ़ा था वर्णमाला। उसी के टॉपिक में हम पढ़ाएंगे आज संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो दो भिन्न व्यंजनों का परस्पर संयोग ही संयुक्त व्यंजन कहलाता है। दो व्यंजनों का पारस्परिक संबंध, दो व्यंजनों का पारस्परिक संयोग या फिर परस्पर संयोग, दो व्यंजनों का परस्पर संयोग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। ये दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। ये चार होते हैं। संयुक्त व्यंजन हमारे चार होते हैं। पहला छ, दूसरा त्र, तीसरा ज्ञ और चौथा स्र। ये हमारे चार संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब ये किससे किससे मिलकर बनते हैं? तो पहला क प्लस स से मिलकर बनता है हमारा छ। फिर त और र से मिलकर हमारा बनता है त्र। फिर ज और य से मिलकर हमारा बनता है ज्ञ। और स और र से मिलकर बनता है हमारा स्र। ठीक, स और र से मिलकर बनता है हमारा स्र। ठीक, अब आता है हमारा द्वित्व व्यंजन। क्या? द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन हम आपको बता दें कि ये व्यंजनों के भेद नहीं हैं। व्यंजनों का मुख्यतः तीन ही भेद हैं, लेकिन ये उनके भेदों में नहीं, ये व्यंजन ही होते हैं मगर उनके भेद नहीं होते हैं। तो अब हमारा आता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? जब एक ही व्यंजन दो बार मिले। इसका मतलब जब एक ही व्यंजन, किसी शब्द में एक ही व्यंजन दो बार हमें मिल जाता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, जब दो व्यंजन दो बार मिले, जब दो व्यंजन दो बार मिले उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन। उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे में आप देख लीजिए, जैसे में आपका आ जाता है लट्टू। क्या? लट्टू।
टू। यहाँ पे आप देखिए ये एक व्यंजन ट हो गया और यहाँ पे एक व्यंजन ट हो गया, यानी एक ही शब्द में ये दो व्यंजन आ रहे हैं। तो इन्हीं दो व्यंजन को जो बार बार मिलते हैं, जो दो बार मिले, उन्हें ही द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे स्पर्श व्यंजनों के व्यंजन और उनके उच्चारण स्थान और उच्चारण स्थानों के नाम। तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है इसकी हेडिंग है उच्चारण स्थान। तो क वर्ग का उच्चारण, क वर्ग में का उच्चारण स्थान कंठ होता है, जिनमें कि कौन कौन से व्यंजन आते हैं। इनमें व्यंजन आते हैं क, ख, ग, घ और अंग। ये आते हैं व्यंजन और इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। इनका उच्चारण स्थान किससे होता है? कंठ। इनका एक अक्षर कंठ से बोला जाता है, यानी क जो है वो कंठ से बोला जाएगा। क जो है वो किससे बोला जाएगा? कंठ से, कंठ। और ये जो सारे अक्षर हैं इन्हें भी कंठ से ही बोलते हैं, जिसका इन सबको नाम दे दिया गया है कंठ को बनाकर, कंठ को ही विकसित करके इसे कंठ्य कर दीजिए। एक अक्षर कंठ से बोला जाता है और सभी को बोलने पर वो कंठ्य हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कंठ से कौन से अक्षर बोले जाते हैं, तो आप सारे अक्षर नहीं बल्कि एक अक्षर बताएंगे। अगर आपसे पूछता है कंठ्य से कितने अक्षर बोले जाएंगे, तो 5 बोले जाएंगे। वह है क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंगा। अब हमारा आता है च वर्ग। तो च वर्ग किससे बोले जाते हैं? देखिए च वर्ग में हमारे कौन कौन से आएंगे। तो च वर्ग में आप सभी जानते हैं कि च, छ, ज, झ और इया आ जाएंगे, जिन्हें कि तालु से बोला जाता है। इन्हें किससे बोला जाता है? तालु। इसी तरह इसमें भी होगा। ये तालु जो है वो एक अक्षर को कहेंगे, ठीक। ये तालु एक अक्षर को कहेंगे और इन सभी को क्या कहेंगे? तालव्य। क्या कहेंगे? तालव्य। तालव्य। अब हमारा आता है ट वर्ग। ट वर्ग का उच्चारण स्थान, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ट वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो ट वर्ग में 5 आते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ढ और ड़। ट, ठ, ड, ढ और ड़। इन्हें किससे बोला जाता है? मूर्धा। इन्हें मूर्धा से बोला जाता है। और इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं मूर्धन्य। क्या कहते हैं? मूर्धन्य, ठीक। अब हमारा आता है, अब इसके बाद हमारा आता है त वर्ग। त वर्ग।
त वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो त वर्ग में हमारे त, थ, द, ध और न, जिनका उच्चारण स्थान दांत, जिनको दांतों से बोला जाता है, और इनको नाम दिया गया है दंत्य। क्या? दंत्य। इनका नाम दिया गया है दंत्य। अब हमारा आता है प वर्ग। प वर्ग, जिसमें कि हमारे कितने अक्षर आते हैं? 5। प से म तक। प, फ, ब, भ, भ और म। इन्हें किस चीज से बोला जाता है? इन्हें ओठ से बोला जाता है। किससे? ओठ से, जिनको नाम दिया गया है ओष्ठ। जिनको नाम दिया गया है ओष्ठ। तो ये यहाँ पर हमारा व्यंजन समाप्त हो चुका है। अब हम आपको पढ़ाएंगे श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के भेद। किसके आधार पर? श्वास वायु के। श्वास वायु के श्वास वायु के भेद पर और व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद। ठीक। श्वास वायु के भेद पर व्यंजन के भेद। श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं। श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं। पहला होता है हमारा अल्प प्राण। अल्प प्राण। और दूसरा जो होता है हमारा, वो होता है महाप्राण। ठीक। तो पहला मतलब अल्प प्राण। पहला होता है हमारा अल्प प्राण। क्या होता है? अल्प प्राण। ये हो गया हमारा अल्प प्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण, देखिए, अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों की उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा कम, मतलब जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से बोलने वाली वायु कम व कमजोर होती है, मतलब वह कम निकलती है और थोड़ी धीरे निकलती है। जब व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा कम व कमजोर होती है। कम व कमजोर होती है, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण। उसे अल्प प्राण कहते हैं।
उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे स्पर्श व्यंजन को देख लीजिए। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। वही क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क्या? और प वर्ग, जिनमें कि हमारे कौन कौन से आते हैं? क, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ, ड़, त, थ, द, ध और न, और लास्ट प, फ, ब, भ और म। अब जिनमें कि ये जो पहला, यानी ये पहला, इसका नाम दे देते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये पहला, तीसरा और ये पांचवा, ये तीनों हमारे मतलब क, च, ट, त, प और ग, ज, ड, द और ब, ङ, च, ङ, ञ, ण, न, म, ये हमारे अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण। और ये जो दूसरा, ये दूसरे और चौथे जो होते हैं, ये होते हैं हमारे महाप्राण। क्या होते हैं? महाप्राण। आपको हमने बता दिया कि अल्प प्राण को कितने होते हैं और महाप्राण कितने होते हैं, तो यहाँ पे हमने चार्ट बना के आपको समझा दिया है। अब हम आपको महाप्राण की परिभाषा बता देते हैं। तो महाप्राण किसे कहते हैं? तो महाप्राण, महाप्राण का हमने जैसे मतलब उसका उदाहरण हमने ऊपर चार्ट की मदद से आपको दे दिया है, आप उसी में से देख ले। अब हम आपको महाप्राण किसे कहते हैं वो बताएंगे। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक व अधिवेग से निकलती है, मतलब जब किसी व्यंजन का उच्चारण करते समय, जब किसी व्यंजन का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा
जो हमारी सांस होती है, मतलब जो हम सांस लेते हैं, वो सांस वायु की मात्रा अधिक अल्प प्राण में कम होती है और इसमें अधिक, और उसमें कमजोर होती है और इसमें अधिक वेग से निकलती है। वायु की मात्रा अधिक और अधिक वेग से निकलती है। क्या होती है? पहली तो अधिक होती है और दूसरी अधिक वेग से निकलती है। अधिक वेग से निकलती है। उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें महाप्राण कहते हैं। ठीक। अब आता है हमारा नवविकसित वर्ण। ये नवविकसित वर्ण, नवविकसित वर्ण दो होते हैं। नवविकसित वर्ण कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? ठीक, नवविकसित वर्ण। नवविकसित वर्ण कितने होते हैं? दो, ड और ढ। ड ढ ये होते हैं। बस क्या होता है, ये जो है इनके नीचे बिंदु लगी होती है और इनके नीचे नहीं, तो ये व्यंजन में आते हैं। और ये जो हैं ये नवविकसित वर्ण कहलाते हैं। ये तो व्यंजन है, ये क्या है? व्यंजन। लेकिन जो ये हैं जिनके नीचे बिंदुआं लगी होती हैं, उन्हें हम नवविकसित वर्ण कहते हैं। हम इन्हें नवविकसित वर्ण क्यों कहते हैं, तो हम ये भी बता देते हैं। हम इसे नवविकसित वर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों संस्कृत में भी नहीं है और इनका विकास हिंदी में ही हुआ है। इन्हें विकसित व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण जो है वो ड और ढ से भिन्न होता है। इन्हें हम नवविकसित इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो उच्चारण है, इनका उच्चारण ड और ढ से, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे ढ होगा, ड और ढ से अलग होता है। क्या होता है? अलग होता है। ठीक, क्या होता है? अलग होता है। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? नवविकसित वर्ण कहते हैं। इसीलिए इन्हें नवविकसित वर्ण कहते हैं। आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे में आप देख लीजिए ड और ढ से एक बार। ड ढ में क्या होता है कि ड और ढ में, जैसे ड से डमरू, देखिए डमरू में यहाँ पे नीचे बिंदु नहीं लगेगी, ये डमरू हो गया। और ढ से ढपली हो गया, ढपली। ठीक, और जो इसमें ये ड और ढ होते हैं, क्या? ड और ढ। इसमें जो ड और ढ होते हैं, इनके नीचे क्या होती है? बिंदु लगी होती है। क्या लगी होती है? बिंदु। और इनका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे आप देख लीजिए, जैसे आप सीढ़ी में क्या होता है? इस ढ के ऊपर नीचे बिंदी लगती है। ठीक,
और जो पेड़, पेड़ देख लीजिए, पेड़, पेड़, यहाँ पे इसके नीचे बिंदी लगती है। आपको इनका डिफरेंस पता चल गया होगा कि इन्हें नवविकसित क्यों कहते हैं। इनका उच्चारण जो है वो ड और ढ से बिल्कुल अलग होता है। देखिए ड है तो डमरू, और यहाँ पे ढपली। सीढ़ी में देखिए सीढ़ी, यहाँ पे ड़ी मतलब एड़ी जैसा स्वर आ रहा है तो सीढ़ी। और यहाँ पे पेड़, पेड़, यहाँ पे ड़ बन जा रहा है और यहाँ पे एड़ी बन जा रहा है। ठीक, तो अब हम आगत व्यंजन, नहीं, आपको र के विभिन्न प्रयोग बताते हैं। जैसे र के कैसे विभिन्न प्रयोग हैं जो आपको वर्ण विच्छेद में उपयोग होते हैं। र के विभिन्न प्रयोग, र के विभिन्न प्रयोग, कैसे प्रयोग, विभिन्न, र के विभिन्न प्रयोग। ठीक, अब विभिन्न कैसे प्रयोग होंगे हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए हम आपको पिक बताते हैं, जैसे चक्र, कलर चेंज कर लेते हैं। चक्र, चक्र में क्या होता है, ये जो र है, जो र है वो चक्र यानी क के पैर यानी उसके पांव में लगा है, पैर में लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है, पैर में लगा हुआ है, लगा हुआ, पैर में लगा हुआ है। और दूसरा, जब र में कोई स्वर न हो तो उसे अपने से आगे बढ़ के ऊपर लगाते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं पहला, जिसको लिखेंगे क। जब र, जब र में कोई स्वर न हो, क्या, जब र में कोई स्वर न हो, जब र में कोई स्वर न हो तो उसे अपने से आगे, तो उसे अपने से आगे वाले, उसे अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, ऊपर लगाया या लगा दिया जाता है। ठीक, जैसे में आप देख लीजिए पर्वत, पर्वत, क्या, पर्वत, जैसे पर्वत, पर्वत में प के आगे कोई स्वर नहीं लगा है तो इसे पर्वत, तो पर्वत में क्या हुआ है, जो पर्वत है इसमें प के बाद व है तो व के ऊपर जो है ये से र लगाया गया है, जिसको हम र कहते हैं। ठीक, अब दूसरा, हमारा दूसरा आता है, दूसरा ख। ख में
ट या ड के साथ र का मेल होने पर उनके नीचे जुड़ता है। ट या ड का मेल होने पर, मतलब र का जब ट और ड से मेल होता है तो वो ट और ड के नीचे लगता है। हम बता दे रहे हैं, ट और ड से र का मेल होने पर, ट और ड यहाँ पे से नहीं के होगा, ट और ड के नीचे लगता है। कहाँ पे? नीचे लगता है। जैसे में आप ट्रक, ड्रम, ट से पहले बताते हैं, ट से ट्रक। तो ये जो ट्रक में ये र जुड़ा हुआ है, ट्रक, उच्चारण कर में इसको उच्चारण करने पर इसमें र भी आ रहा है। तो ट्रक में र है और वो र कहाँ है? ट के नीचे, ये ट्रक। ठीक। और यहाँ पे ड से भी ड्रम, क्या? ड्रम में भी र आ रहा है उच्चारण करने पर। तो यहाँ किसके नीचे लगा है? ड के बिल्कुल यहाँ पे नीचे, ड्रम। ठीक। अब हम आपको बताते हैं तीसरा, यानी ग। ठीक। यहाँ पे हो गया हमारा ग। ग में क्या है? ग में है स तथा थ के साथ र का संयोग प्रगो। क्या है? स तथा त के साथ र का प्रयोग इस प्रकार होता है। हम आपको बताते हैं किस प्रकार होता है ना। किस प्रकार होता है? स तथा त, यानी स और त के साथ र का प्रयोग कैसे होता है? र का प्रयोग कैसे होता है? र का प्रयोग कैसे होता है? कैसे होता है? तो र का प्रयोग कैसे होता है? जैसे स के साथ स र, ठीक, स्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्र, आधा स्र। ठीक। सर श्रत हो जाएगा, श्रत्र। क्या हो जाएगा? स और र का जब प्रयोग होता है तो सत्र बन जाता है। ठीक। जिसको उदाहरण में हम बताते हैं तो स्रोत। ठीक। स्रोत देख लीजिए, स्रोत बहुत एक अच्छा उदाहरण है। स्रोत में देखिए स और ये त्र, ये क्या है? ये स के र का मेल है। ठीक। सत्र ना, और ये ओत मिलकर इसमें स्रोत बना दे रहा है। ठीक। अब बताते हैं त्र से, त और र का मेल। ठीक। त और र से त्र बनता है, त और र से त्र भी बनता है, और इसमें त और र से त्र ही बनेगा। ठीक। त्र बनेगा। संयुक्त व्यंजन में त्र भी त और र से ही बनता है। ठीक। इसका एक उदाहरण त्रिभुज, त्रिभुज को देख लीजिए। त्रिभुज ये भी एक अच्छा उदाहरण है जो कि अक्सर गणित में होता है। त्रिभुज
जो ये त्र है, क्या, जो त्र है इसमें, ये जो त्र, ठीक, ये त्र हमारा र का विभिन्न प्रयोग, और इसमें ई जोड़ के ये क्या बना दे रहा है, त्रिभुज। ई और ये भुज मिलकर बन जा रहे हैं हमारे त्रिभुज। और इसमें ओत, स्रोत में ओत मिलकर हमारा बन जा रहा था स्रोत। तो हेलो फ्रेंड्स, ठीक, आज की हमारी भी ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो चुकी है। हम आपको मिलते हैं कल और एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।